हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं अपना हमारा चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो उसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हम आ गए हैं लेक्चर 4 पे, जहां हम पढ़ रहे हैं आयुपैक का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने आयुपैक को के काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप्स जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन थे उनको समझ लिया था। तो अब हमने क्या देखना है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली लास्ट क्लास में कराया था, तो उसमें बाय मिस्टेक एक छोटा सा फॉल्ट था इन आयोपैक नेमिंग। वो ये था कि मैंने 2 मिथाइल 2 ब्रोमो में 2 मिथाइल को फर्स्ट लिख दिया, तो वो नहीं लिखना था। सॉरी, बाय मिस्टेक हमें 2 ब्रोमो पहले अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखना था। सो दिस इज़ अ स्मॉल करेक्शन दैट यू कैन डन इन योर नोट्स इफ़ यू आर मेकिंग। सो अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास आ गया है आयुपैक। आगे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें देखते हैं। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये कोई स्ट्रक्चर है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी है, देन फर्दर चेन इंक्रीज होती जा रही है। तो आपको दिख रहा है ब्रोमीन एक यहाँ पे प्रीफिक्स है। तो इस प्रीफिक्स को मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे से छोटा नंबर दूँ, पर पहले ये देखना ज़रूरी है कि चेन कितने नंबर की बन रही है। मैंने काउंटिंग शुरू की है यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। पर अगर मैं इस काउंटिंग को यहाँ से शुरू करती 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 को तो ब्रोमीन मिल जाता, पर हमारे पास जो ईन है जिसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं हम उनको कोशिश करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करके लोएस्ट लोकेंट लोएस्ट नंबर या फिर हायर प्रायोरिटी उनको दी जाए। तो यहाँ पे आप देखिए 4 ब्रोमो पेंट 2 इन में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ट्रीटेड इन है उसको छोटा नंबर मिला है, और ब्रोमीन को 4 एंड देन पेंट 2 इन, जो कि पेंट है यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, इसीलिए नंबर दे दिया गया। इसीलिए यहाँ से साइकिल ना शुरू करके नंबरिंग यहाँ से शुरू की गई है, ये इसका रीज़न है। आगे देखिए, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, ये है ये देखिए, ये कुछ डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हमें समझ में आना चाहिए। पिछले स्ट्रक्चर को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा था, ये डॉट स्ट्रक्चर है। देखिए, जितने भी डॉट होते हैं वो एज अ कार्बन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। देखिए, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, मतलब ये दोनों इस तरीके से कार्बन है। दूसरी इस पे डॉट पे CH3 लगा है और इस कार्बन पे H लगा है। अब आगे देखिए, इस कार्बन से एक और H लगा है, इस कार्बन से एक और डॉट है, मतलब कोई ना कोई कार्बन होगा। उस पे एक H है, उस पे एक CH3 है और उस पे एक Br है। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो देखिए, अब इसकी इसका नोमेनक्लेचर, इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, हमने पेरेंट चेन ढूंढनी है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 मेंबर मतलब चेन में हैं। और कोई देखिए 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 ही आ रहे हैं। यहाँ से करके देखिए 1 2 3 4, मतलब हर तरीके से कार्बन एटम तो 4 ही बनते हैं, मतलब ब्यूट तो कन्फर्म आएगा। अब हम रूट कौन सा फॉलो करें जिससे हमारे पास इन को छोटा नंबर मिले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो इसी को छोटा नंबर देने की है। उसके बाद हमारे पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको नंबरिंग दे देंगे। तो देखिए, अगर मैंने इसको यहाँ से देना शुरू किया होता 1 2 3 4, तो देखिए हमारे पास 2 पे तो ब्रोमो आ जाता और 3 पे मिथाइल भी आ जाता, बट ब्यूट जो है वो 3 पे आ जाता, जो मेन प्रायोरिटाइज्ड है। अगर मैं प्रायोरिटी दूँ ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इन को देते हैं, फिर हमारे पास ब्रोमीन, फिर मिथाइल। तो इसको तो छोटा नंबर नहीं मिला ना हमें, जो मेन प्रायोरिटी थी हमारी। तो ये नोमेनक्लेचर गलत है। तो रूट हमें ये करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो अब इस रूट के अंदर 3 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल। ये 3 ब्रोमो 2 मिथाइल क्यों लिखा, बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, देन एम आता है। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, राइट। आगे देखिए, आगे आपके पास ये जो है स्ट्रक्चर, ये भी कुछ इसी टाइप का डॉट स्ट्रक्चर है। तो इस डॉट स्ट्रक्चर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिफाई हो। ये 2 डॉट तो मतलब 2 कार्बन, इससे एक CH3 लगा हुआ है,
इससे एक CH3 लगा दीजिए, एक H लगा हुआ है, H भी लगा दीजिए, इस पे CH3 लगा है, CH3, आगे उससे एक डॉट मतलब कार्बन, फिर CH3, फिर H, फिर Br। अब देखिए फिर से नेमिंग करते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो नंबरिंग यहाँ से करके देखिए 1 2 3 4 5। देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड जो कि फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है उसे 3 नंबर पोजीशन मिल रही है, जबकि मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें 2 पोजीशन मिल रही है। तो 2 बेटर की 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड देना मैटर, तो 2 बेटर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 4 के ऊपर ब्रोमो एंड 3 के ऊपर मिथाइल पेंट 2 इन। हमारे पास 5 कार्बन की चेन और दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड इन लगा दिया गया। ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को मैंने एक्सपेंड करके है आपके लिए लिखा है CH3C डबल बॉन्ड H CH3 CH3 H Br, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ से नंबरिंग शुरू किया मैंने 1 2 3 4। आप यहाँ से करके देखिए 1 2 3 एंड 4। आप यहाँ से करते हो तो आपको डबल बॉन्ड को तो सेकंड पोजीशन मिल जाती है, पर आपका ब्रोमीन फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है, और मिथाइल यानी कि ऐसा कुछ नेमिंग बनती है 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो आप क्या इसको प्रेफर करोगे? ये चीज़ तो सेम है, पर इनको देखिए एक लोकेंट तो बन रहा है 1 2 का और एक बन रहा है 4 3 का, तो ये फेवर्ड होगा, ये फेवर्ड नहीं होगा। तो हमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है? नीचे से। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा कि आप 2 पॉसिबिलिटीज़ लगा के देखोगे, फिर आपको पता चलेगा ये पॉसिबिलिटी तो मेरी सही नहीं आ रही। सबसे पहले प्रेफरेंस देखो इन को, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को, ओल है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, डबल ट्रिपल, ये बॉन्ड जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, इनको लोएस्ट नंबर दीजिए, फिर आप अपने प्रीफिक्स को अरेंज कीजिए, उनको छोटा से छोटा नंबर दीजिए। ये हमारा रूल है जिससे हम जल्दी से जल्दी आयोपैक को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी कुछ इसी तरीके से है 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन यानी कि ब्यूट। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने इसको नंबरिंग यहाँ से दी, अब यहाँ से दे के देखें 1 2 3 4। देखिए क्या आ रहा है, 4 पे ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो क्या ये सही है कि ये सही है? देखिए इसमें 4 को तो बड़ा नंबर मिला है, यहाँ छोटा नंबर मिला है, तो ये फेवर्ड है, ये फेवर्ड नहीं है। आगे देखिए C डबल बॉन्ड C H H CH3 C H Br। तो क्यों ना अब हम इसकी नेमिंग करके देखें 1 2 3, आप ऐसे कर लीजिए, या 1 2 3। आपको क्या मिलेगा, 2 पोजीशन के ऊपर इन ही मिल रहा है, और 2 के ऊपर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। 1 के ऊपर अगर मैं ब्रोमो, अगर मैं यहाँ से शुरू करती, इधर से ऐसे चलती, तो 1 2 3, 1 के ऊपर ब्रोमो आता, 2 के ऊपर मिथाइल प्रोप 2 इन आता। ये फेवर्ड नहीं है क्योंकि इन को क्या मिल गया, 2 पोजीशन, और यहाँ पे इन फर्स्ट पोजीशन पे। ये फेवर्ड होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर देना इज फेवर्ड इन आयुपैक नेम। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारा। चलिए अब हमारा आयुपैक तो कंप्लीट हुआ, अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है ताकि आप आगे की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ सकें। तो आपने अभी देखा कि जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो हमारे हेलो डेरिवेटिव्स बन गए हैं जब उनको एल्केन्स में डाला गया है। तो अब हमें उनका नेचर डिसाइड करना है कि जो हेलो डेरिवेटिव्स हैं उनका नेचर कैसा है। तो देखिए अब आपके पास जितने भी हेलोजन कंपाउंड्स आपने स्टडी किए वो कुछ इस टाइप के हैं। ये आर ग्रुप क्या है? ये आर कोई एलिफेटिक चेन भी हो सकती है, दैट मीन्स कोई सिंगल चेन C2H5 C3H3 टाइप्स, या फिर कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ये बेंजीन लगा दिया, या फिर मैं कोई साइक्लोहेक्सेन टाइप का ग्रुप लगा दे रही हूँ, या कोई भी मैं साइक्लिक कंपाउंड ऐड कर दे रही हूँ, तो ये आर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ जो X है वो या तो फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, या ब्रोमीन है, या फिर आयोडीन है।
तो आपको पता है ये सारे 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, और इनकी एक खासियत ये होती है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एक टेंडेंसी होती है। बेसिकली क्या आती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कि अगर कोई भी बॉन्ड है, जैसे ए और बी दो एटम हैं, वो एक बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इस बॉन्ड में मैंने आपको बताया था दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं तो देखिए कुछ इनके ऐसे लोब्स बने हैं, जैसे मान लीजिए ये इसके लोब हैं, ये इसके लोब हैं, और ये आपस में ओवरलैप किए हुए हैं, और ओवरलैपिंग से इनके बीच के जो बॉन्ड है ना, वो कहीं बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली इन जस्ट सेंटर ऑफ टू ऑफ देम। तो अब ये बोला गया है कि अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, क्लोरीन क्लोरीन है, सेम है मतलब, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? एग्जैक्टली सेंटर में। पर अगर मैंने बोला कि एक की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे रखेगा, तो दूसरे के पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यही क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि जो शेयर्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने आयनिक कंपाउंड सुने होंगे। वो आयनिक कंपाउंड्स आयनिक क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। आयंस मतलब एक की टेंडेंसी ये कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा वहाँ। तो जो कमी वाला होता है वो कैटायन की तरह एग्जिस्ट करता है, जो रिच हो जाता है वो एज अ एनायन की तरह एग्जिस्ट करता है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड न्यूक्लियोफाइल, राइट? तो न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होते हैं? न्यूक्लियो जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज न्यूक्लियस प्लस फाइल। फाइल मीन्स होता है लवर, और न्यूक्लियस के ऊपर आपको पता है कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। कोई पॉजिटिव चार्ज को बहुत पसंद करता है। वो क्यों पसंद करेगा? आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो मतलब उसके खुद के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज एक्सेस में होगा। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। अब ये कैसे होगा हम वो देखते हैं। देखो आपने लोन पेयर्स देखे हैं, जिन भी एलिमेंट्स पे एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ROH है, तो इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स हैं, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके OH के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स हैं। तो जिस भी स्पीशीज के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, जैसे कि अमोनिया है NH3, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इसकी पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का। और नेगेटिव तो आपको पता ही है, जिस भी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, तो ये जो सारे के सारे हेलाइड्स हैं ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी इनके पास आई ही क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी ही है, ये जिस भी बॉन्ड में जुड़े होते हैं, जैसे RX का टाइप का बॉन्ड का एग्जाम्पल मैं लेके चली थी, तो अगर मान लीजिए R के साथ Cl लगा है, तो ये Cl है इस एक तरीके से बहुत ताकतवर बच्चा है जो अपने बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो क्या करेगा? सब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चलेगा। तो जस्ट लाइक दीज आर द स्मार्टेस्ट चिल्ड्रन दैट आर इन द पीरियोडिक टेबल आर हेलोजन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को किसी भी बॉन्ड में अपनी तरफ खींच के रखते हैं, और उनकी इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण वो किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। इसी कारण से हम बोलते हैं कि जो भी हेलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? वो पोलर इन नेचर होते हैं। आप ही बोलो, स्लाइटली पोलर इन नेचर।
अब मैंने यहाँ स्लाइटली वर्ड लिखा, क्यों? क्योंकि देखिए कंप्लीट पोलैरिटी आती है परमानेंट चार्जेस की वजह से। परमानेंट चार्जेस मतलब या तो कंप्लीटली फुल पॉजिटिव हो या कंप्लीटली नेगेटिव हो। अगर स्लाइटली वर्ड में यूज कर रही हूँ मतलब वहाँ डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव पार्शियल चार्जेस अराइज हुए हैं, वो भी पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से। जैसे कि मान लो आर एक्स है, जनरली आर कोई कार्बन होगा, तो मान लीजिए एक सी एक्स है, तो ये जो कार्बन है और ये जो एक्स है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इसी वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव अराइज हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव अराइज हो जाता है, जिस वजह से ये बॉन्ड स्लाइटली पोलर हो जाता है। अब ये बॉन्ड स्लाइटली पोलर है। अब कोई भी चीज जहां भी पोलर पोल्स बन गए वहां पे एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी क्या है? हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, जो कि क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज पोल्स, क्यू इज द चार्ज ऑन देम। अगर अब मैं बात करूं आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई, आप लोगों ने 11th क्लास में जब चैप्टर 3 पढ़ा जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे रखेगा। दैट मीन्स आर एफ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा? यहाँ चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। तो आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं मैं कि डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे डिपेंड होता तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आर एफ का आता, देन आर सी एल का आता, देन आर बी आर का आता, देन आर आई का आता। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास बिल्कुल ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा, और तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। क्योंकि डायरेक्ट जब भी कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, देखिए आप जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये चीज बढ़ेगी, जितना डी बढ़ाएंगे उतना म्यू बढ़ेगा, है ना? ये कुछ ऐसे है, देखिए जैसे कि क्यू की वैल्यू मान लो 2 है, डी की वैल्यू मान लो 3 है, तो म्यू इन दोनों का डिफरेंस होगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो जितना आप क्यू की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लो मैंने 3 कर दिया, डी को सेम रखा, 9 आ गया, इसको 4 कर दो 12 आ गया, तो देखो हमारे पास म्यू बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे क्यू बढ़ रहा है। किसी एक चीज को सेम रख के अगर मैं दूसरी चीज को बढ़ाती रहती हूँ तो देखो ये चीज बढ़ती जा रही है ना, सेम एज इट इज। कि हमारे पास जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, चार्ज इस पे बहुत ज्यादा है, तो म्यू भी इसका सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो ये क्या था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर था ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये नहीं एक्सपेक्टेड था, हम मान के चले थे अपने प्रीवियस नॉलेज से, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखते हैं। क्योंकि यहाँ एक डिस्टेंस फैक्टर भी था जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए अब आपने देखा आर एफ में जनरली आर क्या है? कार्बन है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। ये इसकी वैलेंस शेल है आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट शेल में कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? 2p। दैट मीन्स कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमाइड, कार्बन आयोडाइड लेते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? 2p। फ्लोरीन में भी कौन सा यूज होएगा? 2p। कैसे पता चला? 1s2 2s2 2p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? फ्लोरीन की। तो आउटर मोस्ट शेल 2p, तो इसके 2p और इसके 2p ने बहुत बेटर ओवरलैप किया। देखियो, देखो ये क्या है कि ये हमारे पास है 6th क्लास का बच्चा, ये भी 6th क्लास का बच्चा, दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब कार्बन है 2p 6th क्लास का, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5। तो देखिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3p में, तो ये 3p में, ये 6th क्लास का बच्चा, ये 7th क्लास का बच्चा, बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब दोनों में इंटरेक्शन थोड़ा थोड़ा होगा, विचार कम मिलेंगे। ऐसे ही ब्रोमीन 4p का हो जाएगा, ये 2p का हो जाएगा। यहाँ पे इनमें इंटरेक्शन होगी पर बहुत कम, क्योंकि ये 4p
आप लोब्स का साइज मैं आपको दिखाऊंगी कितना डिफरेंस चला जाता है। ये 2p और ये 5p, तो इनके अंदर बॉन्डिंग बिल्कुल कम। तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, तब आपको और क्लैरिटी आएगी। हमें पता है p डंबल शेप का होता है, तो मान लीजिए एक डंबल है 2p का और दूसरा डंबल है कुछ ऐसा। देखिए कितना बड़ा साइज का डंबल है। तो ये इतना बड़े साइज का डंबल जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करने के लिए आएंगे तो बहुत लेस इंटरेक्शन हो पाएगी, जिससे इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो CI की बॉन्ड लेंथ बिल्कुल बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ, बॉन्ड्स की बात करूँ, बॉन्डिंग होगी तभी तो बॉन्ड लेंथ आएगी। तो जो काफ़ी बड़े बड़े लोब्स आने से बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आ गया। अब देखिए अगर बॉन्ड लेंथ बोल रही है कि डाइपोल मोमेंट ये आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा। तो ये तो था बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, और ये था किसके अकॉर्डिंग? हमारे पास चार्ज के अकॉर्डिंग। तो चार्ज ये कह रहा है, बॉन्ड लेंथ ये कह रही है, तो किसको माने? तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि सिर्फ एक केस में हमारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, जिसके कारण जो रियल ऑर्डर आता है वो कुछ ऐसा बनता है कि इनका जो म्यू होगा वो सबसे ज़्यादा RCl का, देन RF का, देन RBr का, देन RI का। अभी इसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो RCl है और RF है, इनमें जो डिफरेंस आए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। इसमें 2p था, ये 2p था, बहुत बेटर ओवरलैप हो गया। अब ये यहाँ बेटर ओवरलैपिंग हो गई, डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 2p और 3p था तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एक तो लोब इतना था और एक थोड़ा सा बड़ा लोब है, तो इंटरेक्शन कहीं ना कहीं हो गई। तो डिस्टेंस इनके बीच में टू मच हाई भी नहीं हुआ और ना ही लो हुआ, मतलब एक बेटर ओवरलैपिंग की तरफ ये जा रहे थे। और आपको पता है इसका तो बहुत छोटा साइज होने के कारण कहीं ना कहीं इनमें रिपल्शंस भी आ जाते हैं ना, क्योंकि देखिए जब चार्ज पार्टिकल फ्लोरीन है बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज है, तो रिपल्शन होने के चांसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है इसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कम है। इससे हम एक रियल ऑर्डर डिफाइन कर पा रहे हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है ना हमने क्यू के ऊपर माना ना हमने डिस्टेंस के ऊपर माना, दोनों को जोड़ करके एक ओवरऑल रिजल्ट निकाला है कि RCl देन RF देन RBr देन RI, ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाता है, फाइनल ऑर्डर। अब इसी के बेसिस पे कुछ फाइनल इस रिजल्ट्स निकलते हैं, दैट आर अभी अभी जो मैंने आपको समझाया उन्हीं से निकाल देंगे हम कुछ रिजल्ट, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो मैंने आपको बताया जितनी बेटर ओवरलैपिंग होगी, जितनी बेटर ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड लेंथ उतनी शॉर्ट होगी। दैट मीन्स इनवर्स का रिलेशन है, राइट? जितनी ओवरलैपिंग बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। अब देखिए अब जितना बड़ा साइज होता जाएगा, जैसे मान लीजिए एक इतना है और एक इतना बड़ा साइज है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो बहुत दूर दूर से होगी। ओवरलैपिंग दूर से ही हो जाएगी क्योंकि इसका एरिया इतना ज़्यादा है कि इसको दूर से ओवरलैप कर लेगा। तो ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा बेटर ओवरलैपिंग बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। तभी तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमने ये लिखा था, RF, RCl, RBr एंड RI। अब देखिए इसी से कॉन्सेप्ट निकल के आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 11th में पढ़ा होगा, उसमें आई होगी आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दैट मीन्स किसी भी बॉन्ड, चाहे वो RF का हुआ, RCl का हुआ, RBr का हुआ, RI का हुआ, जितना छोटा बॉन्ड, मान लीजिए जितना छोटा जितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा छोटा बॉन्ड लेंथ इसमें है। जितना छोटा बॉन्ड है, पहले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाते हैं, इसको फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया, इसको फोर्थ दिया। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। तो अब देखिए जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है?
कुछ नहीं, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो देखिए, अब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें जो चाहिए है, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा, देन इसकी और देन आर आई, क्योंकि ये तो बहुत दूर दूर है, इनमें तो इंटरेक्शन ही थोड़ा सा हुआ था। ये 2p का है, ये 5p का है, इनमें सॉरी ये, हाँ जी, ये 2p का है, ये 5p का है, तो इनमें तो इंटरेक्शन बिल्कुल बहुत कम है, लोब्स बिल्कुल दूर दूर हैं। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ हमारे पास आर एफ की है और बढ़ती चली जाती है आर आई तक, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा। हैंस हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ पे, और बॉन्ड लेंथ हमें पता है किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बेटर ओवरलैपिंग से। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं, बट आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, और अभी हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और लगातार वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।